क्या आपको लगता है कि एक नार्सिसिस्ट से सम्मान पाना असंभव है? क्या आपको लगता है कि आपके पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो अपमान सहते रहो या फिर पीछे मुड़े बिना भाग जाओ? लेकिन अगर मैं कहूं कि आप गलत हैं, तो इस कोड को हैक करने का एक तरीका है। एक ऐसी तकनीक मौजूद है जो न सिर्फ उनकी चालाकियों को रोक देगी, बल्कि नार्सिसिस्ट को मजबूर कर देगी कि वो आपकी मंजूरी मांगे या कम से कम आपको छूने से भी डरे। आज हम उन बोरिंग और घिसे पिटे सलाहों की बात नहीं करेंगे, जैसे कि बस छोड़ दो और चले जाओ। हम शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए एक सर्जिकली सटीक, सर्जिकली प्रिसाइज तरीके को समझेंगे। क्या आप उस चौंकाने वाली सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? तो अंत तक बने रहिएगा। जो आप सुनने वाले हैं, वो हमेशा के लिए खेल के नियम बदल देगा। इससे पहले कि हम इसे प्रैक्टिकल रूप में समझें, हमें यह जानना होगा कि हम किससे डील कर रहे हैं। एक नार्सिसिस्ट केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आत्मसम्मान बड़ा चढ़ा हो। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके अंदर एक गहरा काला छेद होता है, जिसे लगातार किसी चीज से भरने की जरूरत होती है। इसे ही नार्सिसिस्टिक सप्लाई या संसाधन कहा जाता है। आमतौर पर यह संसाधन आपकी भावनाएं होती है, आपका दर्द, आपके आंसू, आपकी चीखें और यहां तक कि आपका प्यार भी। नार्सिसिस्ट के लिए प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं होता। उन्हें बस एक रिएक्शन चाहिए। जब तक आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तब तक आप पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हैं। उनकी समझ में सम्मान, रिस्पेक्ट, आपकी एक इंसान के रूप में कीमत को पहचानना नहीं है, यह आपकी शक्ति को स्वीकार करना है। और आज हम सीखेंगे कि इस शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया जाए। उन सभी अच्छी कहानियों को भूल जाइए जो आपको सिखाई गई है। एक नार्सिसिस्ट के साथ केवल ठंडा हिसाब और तर्क ही काम करता है। आइए हम उस बुनियादी गलती से शुरू करते हैं जो लगभग हर कोई करता है। हम नार्सिसिस्ट को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। हम सोचते हैं कि अगर हम सही शब्द चुनेंगे तो वो सब समझ जाएगा और बदल जाएगा। ये एक भ्रम है। कल्पना कीजिए कि आप एक शार्क को समझा रहे हैं कि काटना अनैतिक, गलत है। शार्क को तो बस खाना खाना है। नार्सिसिस्ट भी आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ही पलते हैं। जब आप रोते हैं या चिल्लाते हैं, तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। वो महसूस करते हैं कि वो आपको नियंत्रित कर रहे हैं। हमारी तकनीक का पहला नियम है पूर्ण भावनात्मक संयम। आपको उबाऊ बनना होगा। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए यह बोरियत ही क्रिप्टोनिट है। अगर आप किसी भी तरह का भावनात्मक उछाल नहीं देते हैं, तो आप शिकार के तौर पर उनके लिए बेकार हो जाते हैं। लेकिन आप एक विरोधी के तौर पर खतरनाक बन जाते हैं। वो उस इंसान का अंदाजा नहीं लगा सकते जो कोई रिएक्शन नहीं देता। यह सम्मान की तरफ पहला कदम है, अज्ञात का डर। चलिए अब एक खास तकनीक की बात करते हैं। मनोविज्ञान में इसे अक्सर ग्रे रॉक मेथड यानी भूरे पत्थर की विधि कहा जाता है, पर हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम इसे दर्शक विधि, द ऑब्जर्वर मेथड कहेंगे। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। वो व्यक्ति बिना किसी कारण बेवजह एक बड़ा विवाद खड़ा कर देता है। वो आपको उन चीजों के लिए दोषी ठहराता है जो आपने कभी की ही नहीं। आपका शरीर फौरन बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है। आप चिल्लाना चाहते हैं, ये झूठ है। बस रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए आप एक वैज्ञानिक हैं जो शीशे के पीछे किसी दुर्लभ, अजीब से कीड़े को देख रहे हैं। आप उसे हल्की उत्सुकता से देखते हैं, लेकिन आप उस संघर्ष में जरा भी शामिल नहीं होते। आप चुप रहते हैं। आप सामान्य से ज्यादा देर तक रुकते हैं, इतनी देर कि सामने वाले को असहजता महसूस होने लगे। और फिर आप बिल्कुल शांत होकर कहते हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। ये एक दिलचस्प नजरिया है। बस कोई सफाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। उस क्षण उसके चेहरे पर देखिए। आपको साफ तौर पर घबराहट और उलझन दिखाई देगी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लैंप जला ही नहीं। उसका पूरा तंत्र टूट चुका है। अगला पॉइंट है खुद को सही ठहराना बंद करें। अंग्रेजी में एक संक्षिप्त शब्द है
JADE, इसे याद रखें। इसका मतलब है सही ठहराना, जस्टिफाई, बहस करना, आर्ग्यू, बचाव करना, डिफेंड, और सफाई देना, एक्सप्लेन। किसी भी आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा कभी ना करे। जैसे ही आप सफाई देना शुरू करते हैं, आप उन्हें अपने ऊपर फैसला सुनाने का अधिकार दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कटघरे में खड़े हैं और वह जज है। उनसे जज की कुर्सी वापस ले लें। अगर वह कहता है, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम गैर जिम्मेदार हो, तो आपको ट्रैफिक जाम की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना कहें, हां, मैं देर से आया हूं। बस। आप तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भावनात्मक हमले को नजरअंदाज कर देते हैं। यह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। अब उसके पास आगे बहस या विवाद बढ़ाने का कोई बहाना नहीं बचता। आप टेफ्लॉन की तरह बन जाते हैं। उन पर कोई गंदगी नहीं टिकती, सब फिसल जाती है। एक बहुत जरूरी चीज है मिररिंग, लेकिन यह बच्चों की तरह चिढ़ाने वाली नकल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए। नार्सिसिस्ट्स यानी आत्ममुग्ध लोग अक्सर अपनी कमियां आप पर थोपते हैं। वे आपको स्वार्थी होने का आरोप लगाते हैं, जबकि असल में वे खुद स्वार्थी होते हैं। आपका काम है इन प्रोजेक्शंस को वापस उन्हीं की तरफ मोड़ना, लेकिन सवालों के रूप में। मान लीजिए वह कहता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आप शांति से पूछते हैं, मेरे बर्ताव में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें अभी यह लगा? उसे विस्तार से बताने के लिए कहिए। आमतौर पर ऐसे लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं होता, सिर्फ आपको ठेस पहुंचाने की नीयत होती है। जब आप एक सख्त टीचर के लहजे में स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछते हैं, तो आप तुरंत रोल बदल देते हैं। अब सवाल आप पूछते हैं और उन्हें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। याद रखिए, जो सवाल पूछता है वही बातचीत पर नियंत्रण रखता है। चलिए बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्रीज कोई विनती नहीं होती है, वे एक्शन, कार्य होते हैं। यह मत कहिए, कृपा करके मुझ पर चिल्लाओ मत। यह भीख मांगने जैसा लगता है। इसके बजाय कहिए, मैं इस लहजे में बात जारी नहीं रखूंगा। और सबसे जरूरी बात, अगर वह चिल्लाना जारी रखता है, तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आप फोन काट देते हैं, आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं, आप वहां से चले जाते हैं। एक नार्सिसिस्ट केवल एक्शंस का सम्मान करता है। अगर आप कहते हैं कि आप चले जाएंगे, लेकिन वहीं रुककर बहस करते रहते हैं, तो वह समझ जाएगा कि आपकी बातों का कोई मोल नहीं है। आपका आत्मसम्मान ही उसके सम्मान को तय करता है। पहली बार जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे, तो वह हैरान होगा। दूसरी बार उसे गुस्सा आएगा। तीसरी बार में उसे याद हो जाएगा कि चिल्लाने का मतलब है बातचीत का खत्म होना। यह एक तरह की ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं चापलूसी और तारीफ की। रिश्ते की शुरुआत में नार्सिसिस्ट ने आप पर प्यार की बौछार कर दी थी, पर अब वह आपको अपने नियंत्रण में रखने के लिए मान्यता और तारीफ के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। उसकी मंजूरी लेना बंद कर दे। यह मुश्किल जरूर है, पर बेहद जरूरी है। जब आप यह पूछना छोड़ देते हैं कि ओ क्या मैंने यह सही किया, क्या आपको यह पसंद आया, तब आप उससे नियंत्रण की शक्ति छीन लेते हैं। खुद को जोर से आंकना शुरू करें, जैसे मैंने यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा किया, या मुझे अपना लुक पसंद है। अपनी सच्चाई को मजबूती से स्थापित करें। नार्सिसिस्ट इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए? बस कंधे उचकाए और यह कह दे, मुझे तो पसंद है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। ऐसा करके आप यह दिखाते हैं कि उसकी राय सिर्फ एक राय है, वह कोई अंतिम सत्य नहीं है। एक बहुत ही असरदार तकनीक है जिसे टूटा हुआ रिकॉर्ड, ब्रोकन रिकॉर्ड कहते हैं। आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक लोग बातचीत को भटकाने में माहिर होते हैं। आप बजट पर बात शुरू करते हैं और 5 मिनट में ही आप चर्चा कर रहे होते हैं कि आपकी मां कितनी बुरी थी। उन्हें ऐसा न करने दें। उन्हें एक ही वाक्य बार बार दोहराकर विषय पर वापस लाए। मैं समझती हूं, लेकिन हम पैसों की बात कर रहे हैं। वह फिर हमला करेगा। आप फिर कहें,
मैं आपको सुन रही हूं, लेकिन आइए बजट पर वापस चले। जरूरत पड़े तो इसे 10 बार दोहराए। अपनी आवाज में कोई बदलाव न लाए, कोई भावनाएं न जोड़े, एक रोबोट की तरह बने। आखिरकार वह थक जाएगा। ऊर्जा के स्तर पर उसके लिए ऐसी दीवार से टकराना फायदेमंद नहीं है जिससे कोई प्रतिक्रिया या चिंगारी न निकले। या तो वह सहमत हो जाएगा या फिर वहां से चला जाएगा। दोनों ही सूरतों में जीत आपकी है। अप्रत्याशित वॉर का इस्तेमाल करें। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें आपकी कमजोर नसें पता होती है। उन्हें पता है कि अगर वे आपके बढ़े हुए वजन की बात करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस स्क्रिप्ट को बदल दें। जब वो आपकी दुखती रग को छुए तो कुछ ऐसा करे जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद ना हो। हंस दे या फिर बहुत ज्यादा व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी बात मान ले। हां, तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस केक खाने वाला एक चलता फिरता दानव हूं। और मुस्कुराए। जब आप अपनी कमियों पर हंसते हैं तो वो आपकी ढाल बन जाती है। नार्सिसिस्ट उस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसके लिए आप खुद शर्मिंदा नहीं होते। हंसी आजादी का प्रतीक है। नार्सिसिस्ट को दूसरों की आजादी से चिढ़ होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति का सम्मान करने पर मजबूर हो जाता है जिसे शर्मिंदा करना असंभव हो। शर्म, शेम उनका मुख्य हथियार है। उन्हें आत्मव्यंग्य, सेल्फ सार्केज्म से निहत्था कर दें। खामोशी का असली राज। हम बातचीत में पॉज पॉज लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि चुप रहना एक तरह का टेंशन है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए खामोशी एक वैक्यूम वैक्यूम की तरह होती है जिसे भरना उसकी मजबूरी बन जाती है। बस इसी का फायदा उठाओ। एक मुश्किल या अटपटा सवाल पूछो और चुप हो जाओ। सीधे उसकी आंखों में देखो। या अगर डर लग रहा है तो उसकी भौहों के बीच की जगह को घूरो। उस चुप्पी को दबाओ। प्रेशर बनाने दो। वो बेचैन होने लगेगा। वो अनाप शनाप बकने लगेगा और अपने असली इरादे जाहिर करने लगेगा। इस छोटी सी जंग में जिसने पहले पॉज तोड़ा वो हार गया। पॉज को अपनी इच्छा से 3 सेकंड ज्यादा रोक कर रखना सीखो। इस मोमेंट में आप बेमिसाल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं। आप घबराते नहीं हैं। आप सिचुएशन सिचुएशन के मालिक हैं। बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दो। ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। ये आपको वापस लाने के लिए 4 तारे तोड़ लाने का वादा कर सकते हैं और फिर अगले ही पल सब भूल जाते हैं। कानों से सुनना बंद करो, अपनी आंखों से सुनो। अगर वो कहता है मैं बदल जाऊंगा, लेकिन करता वही है जो पहले करता था, तो सिर्फ उसके कामों पर भरोसा करो। उसे सीधे बोलो, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो और यह तुम्हारी बातों के बिल्कुल विपरीत है। इसे रियलिटी कन्फ्रंटेशन यानी वास्तविकता का सामना कहते हैं। नार्सिसिस्ट लोग कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। जब आप उन्हें हकीकत का आईना दिखाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये भी समझ जाते हैं कि अब आपको सस्ते वादों से नहीं खरीदा जा सकता। इससे उनके अंदर एक मजबूरन सम्मान पैदा होता है। वे जानते हैं कि अब आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। खुद को 24/7 उपलब्ध न रखें। नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप उसकी निजी संपत्ति है। उसे लगता है कि आपको तुरंत उसका फोन उठाना चाहिए। अपने लिए एक कृत्रिम कमी, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करें। फोन तुरंत ना उठाए। मैसेज का जवाब कुछ घंटों बाद दे। अपने काम में व्यस्त रहे। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अहमियत कम होने लगती है। जब आपकी अपनी जिंदगी, अपने शौक और अपने दोस्त होते हैं तो आप एक ऐसा संसाधन बन जाते हैं जिसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। नार्सिसिस्ट आपकी दुनिया का केंद्र बनना चाहता है। इस केंद्र को वापस अपनी ओर मोड़ दें। उसे अपने चारों ओर घूमने दें। आपका ध्यान खींचने की कोशिश करने दें। यही रिश्ते में ध्रुवीयता, पोलैरिटी का बदलाव है। जब आप अपनी भावनाओं की बात कर रहे हो तो अपनी शब्दावली से हम शब्द हटा दें। हमेशा मैं कहें। यह मत कहिए कि हम लड़ पड़े, बल्कि यह कहिए कि मैंने इस बातचीत को खत्म करने का फैसला किया। हमें दुख पहुंचा मत कहिए, बल्कि कहिए मुझे यह सही नहीं लगा,
या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति को अलगाव, सेपरेशन से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पीड़ित शिकार के साथ जुड़े बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। जब आप भाषाई रूप से खुद को उससे स्पष्ट रूप से अलग करते हैं, तो आप एक मानसिक दीवार खड़ी कर देते हैं। आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को दबाना किसी अमूर्त या बेजान चीज को दबाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अपनी हर बात में अपनी स्वायत्तता पर जोर दें। मैं सोचता सोचती हूं, मैं चाहता चाहती हूं, मैं करूंगा, करूंगी। वित्तीय और भावनात्मक आजादी, यही आपकी नींव है। नार्सिसिस्ट अक्सर आपके साधनों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ताकि आप उन्हें छोड़कर जा ना सकें। अपनी सेफ्टी पिल्लो, सुरक्षा कोष जरूर रखें, भले ही वह छोटी सी रकम हो जिसके बारे में उसे पता ना हो। यह आपको अंदर से यह एहसास देता है, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहता चाहती हूं, न कि इसलिए कि मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। यह एहसास गैर मौखिक स्तर पर तुरंत महसूस किया जाता है। जिस व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं, उसका व्यवहार अलग होता है। वे सीधे खड़े रहते हैं। वे ज्यादा आत्मविश्वास से बात करते हैं। नार्सिसिस्ट निर्भरता की गंध को वैसे ही पहचान लेते हैं जैसे शिकारी खून की गंध को। इस गंध को हटा दीजिए। कम से कम छोटी छोटी चीजों में तो आजाद हो ही जाइए। नार्सिसिस्ट के बारे में किसी भी कॉमन जानकार से गपशप न करें। नार्सिसिस्ट की अक्सर अपनी मंडली होती है, जिन्हें वे फ्लाइंग मंकी, उड़ने वाले बंदर कहते हैं। ये लोग आपकी हर बात नार्सिसिस्ट तक पहुंचा देंगे। अगर आप शिकायत करते हैं, तो यह बात तुरंत उस तक पहुंच जाएगी और वह इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। वह आपको एक सनकी, पागल या हिस्टेरिकल व्यक्ति बताकर पेश करेगा। इसलिए कॉमन दोस्तों के सामने अपने मुंह पर ताला लगा दे, गूढ़ बने रहे। अगर कोई आपसे उसके बारे में पूछता है, तो जवाब संक्षिप्त और बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थ रखे। बस इतना कहे, सब ठीक है, धन्यवाद। यह बात नार्सिसिस्ट को बुरी तरह परेशान करती है। वह अपने बारे में जानकारी को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसे पता नहीं चलता कि आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं। सूचना का यह अभाव उसे आपके साथ ज्यादा सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है। छोटे और स्पष्ट जवाबों का इस्तेमाल करें। हां, नहीं, हो सकता है, मैं सोचूंगा। भद्दा कावे का जवाब देने का यह सबसे सही तरीका है। मान लीजिए कोई नार्सिसिस्ट आपको 5 पन्नों के इल्जामों से भरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भेजता है। आप जवाब में सिर्फ ठीक है लिखते हैं। यह आपकी ताकत का प्रदर्शन है। आप दिखाते हैं कि उनकी वह पूरी भाषणबाजी आपके समय के लायक नहीं थी। आप जवाब देने में अपनी जरा सी भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। ऊर्जा बचाना ही बचने का मूल मंत्र है। आप जितना कम खुद को इसमें लगाते हैं, उतना ही ज्यादा अपने लिए बचाते हैं और उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। यह किसी भी तर्क या दलील से बेहतर तरीके से उनके हमले को बेअसर कर देता है। बचाने वाले की भूमिका छोड़ दें। नार्सिसिस्ट अक्सर पीड़ित की भूमिका निभाते हैं, ताकि आपको दया आ जाए और आप उनकी समस्याओं को हल करने लगे। वे कहेंगे, मैं कितना दुखी हूं, कोई मुझे नहीं समझता, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उनकी बातों में मत आइए। जिम्मेदारी वापस उन्हीं को सौंप दे। उनसे कहे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह संभाल लोगे। तुम एक वयस्क व्यक्ति हो। उनकी समस्याएं हल करने के लिए दौड़े नहीं। जैसे ही आप मम्मी या पापा बनना बंद कर देते हैं, रिश्ते की गतिशीलता बदल जाती है। आप उनके बचकानेपन को समर्थन देना बंद कर देते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, जबकि सेवा करने वाले का केवल इस्तेमाल किया जाता है। वयस्क की भूमिका को चुनें। नार्सिसिस्टिक रेज के लिए तैयार रहें। जब आप इन तकनीकों का उपयोग करना शुरू करेंगे, तो पहले चीजें बिगड़ सकती है। वह आप पर और ज्यादा दबाव डालेगा, ताकि आपको वापस अपने नियंत्रण में ला सके। वह और जोर से चिल्लाएगा और भी कड़े आरोप लगाएगा। इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट, विलुप्ति विस्फोट कहा जाता है, और यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है
कि उसके पुराने हथकंडे अब काम नहीं कर रहे हैं और वह घबराहट में है। इस पल सबसे जरूरी है कि आप अपनी स्थिति न छोड़ें। अगर आप इस तूफान का सामना करते हैं और शांत बने रहते हैं, तो वह टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि पुरानी चाबी से अब यह ताला नहीं खुलने वाला। ठीक इसी चरण के बाद आपको उसका मजबूरन सम्मान, फोर्स्ड रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तथ्यों को रिकॉर्ड करें। नार्सिसिस्ट गैसलाइटिंग में माहिर होते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि आपने सब कुछ मनगढ़ंत बना लिया है, कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए एक डायरी बनाएं, तारीखें और घटनाएं लिखें, अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट लें। यह सब कोर्ट कचहरी के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए जरूरी है, ताकि शक के पलों में आप इन रिकॉर्ड्स को खोल सके और खुद से कह सके, नहीं, मैंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया है, यह सच में हुआ था, यह रहा सबूत। जब आप ठोस तथ्यों पर टिके रहते हैं, तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। अपनी मानसिक स्पष्टता में आपका यही विश्वास एक ऐसा कवच बन जाता है जिसे गैसलाइटिंग कभी भेद नहीं सकती। अपना डर कभी जाहिर न होने दें, भले ही आपके घुटने कांप रहे हों। एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, स्कूल के मैदान के दादागिरी करने वाले बच्चे जैसा होता है। वह सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो डरे हुए दिखते हैं। पेट से गहरी सांस ले, अपने कंधे सीधे रखें, आंखों में आंखें डालकर देखें, धीरे बोले। धीमी और शांत आवाज तेज और तीखी आवाज से ज्यादा भरोसेमंद और असरदार लगती है। आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी 80% बातचीत होती है। तब तक आत्मविश्वास का दिखावा करें जब तक आपको खुद पर यकीन न हो जाए। आपका शरीर आपके मस्तिष्क को यह संकेत देगा कि सब कुछ नियंत्रण में है। नार्सिसिस्ट इस संकेत को तुरंत भांप लेता है और सहज रूप से पीछे हट जाएगा। आक्रामक लोग आत्मविश्वास से भरे लोगों पर हमला करना पसंद नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, इस रिश्ते को खोने के लिए तैयार रहें। यह एक विरोधाभास है, लेकिन जब आप उसे खोने से डरते हैं, तो एक आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, इस बात को भांप लेता है और इसका फायदा उठाता है। जैसे ही आप अपने अंदर यह फैसला कर लेते हैं कि कम अगर यह सब चलता रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जाऊंगी, और मैं उसके बिना भी ठीक रहूंगा, रहूंगी, आप अजय बन जाते हैं। असली शक्ति इसमें नहीं है कि आप उसे बदलने के लिए मजबूर करें। असली शक्ति इसमें है कि आपको पता है कि आप उसके बिना भी अपना जीवन जी लेंगे। यह ज्ञान आपकी आंखों में चमकता है, और यह वह इकलौती चीज है जो एक नार्सिसिस्ट को अपने साथी का सच में सम्मान करने के लिए मजबूर करती है। अकेले रह जाने का डर नहीं, बल्कि खुद को चुनने की तैयारी। हमने मिलकर एक लंबा सफर तय किया है। अब आप समझ चुके हैं कि एक नार्सिसिस्ट का सम्मान, यानी वो जिसे सम्मान समझता है, असल में स्नेह या देखभाल नहीं है, बल्कि यह आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज को मानना है। यह आपकी ताकत और निरंतरता का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसे बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होगी। जैसे ही आप उसके अहंकार, ईगो को पोषण देना बंद कर देते हैं, उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह कोई आसान शिकार ढूंढने निकल जाएगा, या फिर उसे आपके खेल के नियमों को मानना पड़ेगा। याद रखें, उसके व्यवहार के लिए आप दोषी नहीं हैं, लेकिन आप इस बात के लिए जरूर जिम्मेदार हैं कि आप अपने साथ क्या होने दे रहे हैं। इन तकनीकों को आज से ही अपनाना शुरू करें। ग्रे रॉक तकनीक का इस्तेमाल करें। ठहराव, पॉज का अभ्यास करें। फिर देखें कि आपके आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर कैसे बदलता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रिलीज मिस न करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें। इससे उन जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी जो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, ताकि वे भी इस वीडियो को ढूंढ सकें। और कमेंट्स में लिखकर बताएं, आप इनमें से कौन सी तकनीक सबसे पहले आजमाएंगे, या शायद आपके पास मैनिपुलेटर्स से निपटने का अपना कोई सीक्रेट हो। आइए नीचे इस पर चर्चा करते हैं।
अपना और अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। मिलते हैं।